हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनरल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। आज के क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 देखने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जान लेते कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो हमने बताया था इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट। जब मैटर लाइट से इंटरेक्शन करेगा तो उस दौरान जो भी फिनोमेना होगी जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे थ्रू स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, यानी इसको हमने पढ़ा था इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट। अब एक मैटर है क्यूबॉइड क्रिस्टल में, दिस इज मैटर। ओके, यहां से लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है। कौन सी लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या क्या फिनोमेना हो रही है? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे पड़ा तो कुछ फिनोमेना होंगे, या तो एब्जॉर्बेंस होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, या फिर ट्रांजिशन होगा, या फिर एमिशन होगा, या स्कैटरिंग होगी, या फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ये हमने पढ़ लिया था। इसमें से मैंने बताया था कि अगर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, एमिशन होता है, या फिर स्कैटरिंग होती है, तो इन तीन फेनोमेना को हम ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। राइट, यहाँ तक हमारा टॉपिक हो चुका था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। चूंकि यहाँ पे हम तीन फेनोमेना से स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक टाइप क्या हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो थर्ड फेनोमेना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट वन इज योर स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहां से एक चीज को ध्यान रखना आप लोग कि जो एब्जॉर्प्शन होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं IR, NMR एंड UV। यानी कि IR, NMR और UV हमारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? तो दे आर अंडर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें एमिशन में पढ़ना है, एक तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है जनरली, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट आ गया स्कैटरिंग, और इसमें हमें पढ़ना है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कैटेगरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? IR, NMR एंड UV। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सिलेबस IIT, आप इसको गेट के लिए या IIT के लिए पढ़ रहे हो तो आपको IR, NMR और UV की जरूरत पड़ती है। एमिशन का बस एक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बस एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं होता है।
और जब मैं स्कैटरिंग की बात करूंगी, स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें रमन पढ़ना है और थोड़ा डिटेल हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पढ़ना है। यानी कि हमें यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। शुरुआत करते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। चलो, एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको 3 चीजें पढ़नी है, IR, UV, NMR। इसमें से जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आएगा NMR का। हमारे सिलेबस का जो मेन पार्ट होता है NMR, देन IR एंड देन UV। तो जब हम एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ये आखिर होगा कैसे, हाउ एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्स प्लेस। सो सिंपली इट टेक्स प्लेस थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। कौन से रेडिएशंस? दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब होगा, ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा पढ़ना। अगर हम NMR पढ़ेंगे तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप्स मैंने जो +2 के वीडियो में डाले हैं, यहाँ भी मैं फिर से बताऊंगी, उसमें हमें देखना होगा। मैंने लाइन दिया था गामा XUV इन माइक्रेड, गामा XUV इन माइक्रेड। तो अगर हम NMR पढ़ेंगे तो क्या ये सारे के सारे एब्जॉर्ब होंगे? नेवर। इसमें से कोई एक पार्ट एब्जॉर्ब होगा। कौन सा होगा? जब NMR पढ़ेंगे तो डिटेल में पता चलेगा। IR में सारे के सारे एब्जॉर्ब होंगे क्या? नेवर। क्या UV में सारे के सारे एब्जॉर्ब होंगे? नेवर। इसमें से सिर्फ एक सर्टेन रेंज के रेडिएशन ही एब्जॉर्ब होंगे, यानी या तो गामा या एक्स या UV या विजिबल या IR या माइक्रोवेव या रेडियोवेव, इन्हीं में से कोई एक पार्ट एब्जॉर्ब होगा, जिसके बेसिस पे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा तो होगा कैसे? ये तो मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ कि इंटरेक्ट करेगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा ना। क्वेश्चन अराइजेस हाउ इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस। ठीक है, तो इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस थ्रू नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक नई बात मैंने बोल दी कि रेडिएशंस का जो एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा। अब इट्स अ क्वेश्चन मार्क, व्हाई इट विल टेक प्लेस थ्रू नॉन डीजेनरेट। डीजेनरेट में क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जेनरेट क्या होता है और डीजेनरेट क्या होता है। +2 में इसे बताया जाता है जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो कि हाइब्रिडेशन के बाद हमें जो ऑर्बिटल मिलते हैं सारे के सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मेन मकसद ही होता है ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट कर देना। तो डीजेनरेट का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ हैविंग सेम एनर्जी लेवल, उसे हम डीजेनरेट कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ EMR होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, लेकिन थ्रू नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? देखो मैं यहाँ पे बात बताती हूँ। सपोज ये E1 एनर्जी लेवल के एक ऑर्बिटल है और ये E2 एनर्जी का है। सिंस ये डीजेनरेट है, ये एनर्जी लेवल और ये एनर्जी लेवल डीजेनरेट है, मतलब इन दोनों की ही एनर्जी सेम है। तो अगर हमने रेडिएशंस दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या कोई एनर्जी डिफरेंस आई? यानी कि पहले जिस एनर्जी लेवल पे था अभी भी उसी एनर्जी लेवल पे है, यानी डेल्टा E का तो वैल्यू ही नहीं आया। यानी कि जब डेल्टा E का वैल्यू नहीं आया मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन तो हुआ ही नहीं, और जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा
तो क्या हमको स्पेक्ट्रा मिलने वाला है? नहीं। और जब स्पेक्ट्रा ही नहीं मिलेगा तो क्या हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम स्पेक्ट्रा को स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा ऑर्बिटल डीजनरेट कभी नहीं होना चाहिए, वो नॉन डीजनरेट होना चाहिए, यानी कि ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी। इसको ऐसे समझते हैं। सपोज ये एक एनर्जी लेवल है E1, ये एक एनर्जी लेवल है E2, ये एनर्जी लेवल है E3 और ये एक एनर्जी लेवल है E4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनर्जी लेवल अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यानी कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो आएगा, डेली का कुछ तो वैल्यू होगा, या फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ। तो ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल है, इसी एनर्जी लेवल को हम कहते हैं नॉन डीजेनरेट। और अगर हमारा एनर्जी लेवल नॉन डीजेनरेट होगा तभी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर हमारा एनर्जी लेवल डीजेनरेट हुआ यानी कि एनर्जी लेवल सेम है, डीजेनरेट यानी सेम एनर्जी लेवल, नॉन डीजेनरेट मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो एब्जॉर्प्शन को कब होगा? सिंपली अगर सेम एनर्जी लेवल है तो कोई भी जितना नॉलेज हमारे पास है उतना ही नॉलेज अगर आपके पास है तो ये हो गया डीजेनरेट, यानी हम जो भी कुछ बोल रहे हैं या जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होने के लिए एनर्जी का डिफरेंस होना जरूरी है। तो हमारा ऑर्बिटल्स कैसा होना चाहिए? हमारा ऑर्बिटल्स होना चाहिए नॉन डीजेनरेट, यानी कि एनर्जी लेवल सेम नहीं होना चाहिए। जितना हम जानते या तो आप हमसे ज्यादा जानो या हमसे कम जानो। हमसे ज्यादा जानोगे तो बोलोगे लेक्चर बकवास है, हमसे कम जानोगे तो आपको लेक्चर समझ में आएगा। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर एनर्जी में डिफरेंस है। अगर एनर्जी में डिफरेंस होगा यानी कि ऑर्बिटल्स के लेवल अलग अलग होंगे तभी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इस चीज को सेट कर लो अपने ब्रेन में कि अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ऑर्बिटल मस्ट बी नॉन डीजेनरेट। ठीक है, यहां तक समझे? चलो अब इसके आगे के पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिंस आई टोल्ड यू कि एनर्जी लेवल अलग अलग होती है तो अब हम ये देख लेते हैं कि कितने एनर्जी स्टेट आएंगे। तो किसी भी एटम में जब एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशंस का तो उसमें 4 एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। पहला एनर्जी स्टेट कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, दूसरा हमारा हो जाता है रोटेशनल एनर्जी स्टेट, तीसरा हो जाता है वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट और चौथा हो जाता है स्पिन एनर्जी स्टेट। यानी कि एनर्जी लेवल के टर्म में हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं। दिस इज डिफरेंट एनर्जी स्टेट। मैं बताऊंगी कौन किसके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट को हमने E1 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो E2 क्या इस लेवल पे आएगा? नेवर। चूंकि मैंने बोला एनर्जी मस्ट बी नॉन डीजेनरेट, तो अगर हमारा E1 एनर्जी लेवल यहाँ पर है तो E2 या तो अपर साइड या लोअर साइड, ठीक है। दिस वन इज E2। रोटेशनल एनर्जी स्टेट को जनरली हम J से डिनोट करते हैं। ओके, क्यों डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में, आगे की क्लासेस में आपको, नॉट नेक्स्ट, आगे की क्लासेस में पता चलते जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे वी विल डिस्कस। इसके अलावा इसको ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में भी बताया गया है, ठीक है। दिस वन इज J1, J2। वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट को
कहीं कहीं पर n से डिनोट किया जाता है, मैं यहाँ पर v से डिनोट कर रही हूँ। दिस वन इज v1, दिस वन इज v2, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, और स्पिन एनर्जी स्टेट को s1 s2। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट की बात करूं तो उसमें अगर चेंज होगा तो हमारा जो पार्टिकल है यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो E1 से E2 में आएगा, और ये डिफरेंस कितनी हो जाएगी, डेल्टा ई। जब मैं रोटेशनल एनर्जी स्टेट की बात करूंगी तो J1 स्टेट से J2 स्टेट में जाएगा, और ये डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा जे। अगर मैं वाइब्रेशनल की बात करूंगी तो दिस विल बी डेल्टा वी, यानी डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ रोटेशनल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड डिफरेंस ऑफ स्पिन एनर्जी, राइट। अगर हम किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं किसके थ्रू, EMV और EMR, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स EMW और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू एनर्जी दिला रहे हैं, तो उस एनर्जी के कारण ये 4 स्टेट में चेंज आएंगे। 4 स्टेट में से कौन सा स्टेट चेंज करेगा, डिपेंड करेगा हमारा एटम किस पार्ट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। अगर उसने माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब किया है तो एनर्जी लेवल अलग होगी, अगर उसने रेडियो वेव को एब्जॉर्ब किया है एनर्जी लेवल अलग होगी, अगर उसने यूवी को एब्जॉर्ब किया है, अगर उसने IR को एब्जॉर्ब किया, तो हर एक की एनर्जी लेवल अलग अलग होने वाली है, ठीक है। तो हमें ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल मिल रहे हैं। इसके बाद ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया, E1 से E2 लेवल जा रहे हैं, J1 से J2 लेवल जा रहे हैं, V1 से V2 लेवल जा रहे हैं, या S1 से S2 लेवल जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, जब इन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल हो रहा है तब। तो इस एनर्जी को कवर करने के लिए कुछ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, और वो एनर्जी हमेशा कैसी होगी, दैट एनर्जी विल ऑलवेज बी क्वांटाइज्ड। अब फिर से एक सवाल उठता है कि क्वांटाइज्ड क्यों होगी। तो हमेशा याद रखोगे फ्रेंड्स कि अगर मूवमेंट हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का, या 3 इलेक्ट्रॉन का, या 4 या 5 इलेक्ट्रॉन का, कभी भी मूवमेंट ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पौना इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हमेशा ये जो एनर्जी होगी दैट विल बी क्वांटाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इसके आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान देना, मैंने 2 लेवल बता दिए, यहाँ भी 2, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, रोटेशनल एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल और स्पिन एनर्जी स्टेट। ये जो एनर्जी स्टेट का डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी मैटर कैसे एब्जॉर्ब करेगी, ये एनर्जी मैटर थ्रू रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी। तो लिख लेंगे, मैटर एब्जॉर्ब्स EMR to cover this energy difference, and energy is always quantized. Okay, next, ये जो एब्जॉर्प्शन होगा किसके थ्रू होगा, तो दैट विल हैपन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन है हमारे पास, तो हमने जो +2 में याद किया था, +2 का सेकेंड चैप्टर पर, उस लाइन को हमको यहाँ फिर से पढ़ना है। दैट इज गामा एक्स यूवी इन मैं IR को इन से पढ़ती हूँ, माइक रेड, मतलब गामा XUV में इन फॉर में, माइक रोड में, रेड को रोड पढ़ लो, घूम रहा था, तो आपको ये याद रहेगा। गामा XUV
in micrate. V for visible, UV for ultraviolet, X-ray, gamma ray, infrared, microwave, रेडियो वेव. अब एक और लाइन यहां से याद रखना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि more the energy of radiation, more will be penetrating power. More will be penetrating पावर. यानी कि एनर्जी जितनी ज्यादा होगी किसी एटम में रेडिएशन उतनी अंदर तक जाएगा. अब यहाँ पर मुझे आप बताओ इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी और सबसे कम एनर्जी किसकी? तो जो गामा वेव होता है, मैंने इसको डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लिखा हुआ है. तो जो गामा वेव होता है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, और जो रेडियो वेव होता है इसकी एनर्जी सबसे कम. तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग किसके होगी? गामा की होगी. और सबसे कम पेनिट्रेशन किसका होगा? रेडियो वेव का होगा. यानी कि अगर किसी एटम में ज्यादा से ज्यादा हमको उसको रिवील करना है तो हमको स्ट्रॉन्ग वेव्स को यूज करना होगा. मतलब रेडियो वेव से हमारा काम नहीं चलने वाला. ठीक है, अब हम इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है. देखो, सपोज ये हमने एक एटम बनाया, ये इसका सेंटर जिसमें क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. इसके आउटर एक ऑर्बिट बना दिया जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियर पार्ट. और इसी को हम कहते हैं कोर पार्ट. राइट. और बाहर वाले को क्या कहेंगे? यानी ये जो हमारे सेल्स रहेंगे, दिस इज योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. तो हमारा जो एनर्जी का लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल डिसाइड करने वाला है कि जो रेडिएशन है वो न्यूक्लियर पार्ट तक गए हैं या आउटर पार्ट तक हैं, या सिर्फ न्यूक्लियर का स्पिन करा पाए हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा पाए हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों के स्पिन को करा पाए हैं. क्या करा पाएंगे डिपेंड करता है एनर्जी लेवल क्या है. ठीक है, बस इसी कंसेप्ट को हम आगे अप्लाई करने वाले हैं कि पेनिट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा स्पेक्ट्रा हमें मिलने वाला है. अगर हमने कम एनर्जी के रेडिएशन वेव्स को यूज किया तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो जनरली एनएमआर मिलता है. ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगी सबको. और हाई एनर्जी आते आते एक्सरे तक आते आते जो हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग इक्वेशन पढ़ा है, मोजेवेयर पढ़ा, वो सारे आ जाएंगे. ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल दिस. तो हमारा एनर्जी लेवल डिसाइड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है या न्यूक्लियस का ट्रांजिशन वो सिर्फ स्पिन तक रहा है या स्पिन से आगे तक गया है. ठीक है, नेक्स्ट. अगर हम बात कर ले रेडियो वेव्स की, यानी कि अगर एटम ने रेडियो वेव्स को यूज किया है, ठीक है, तो जब हम रेडियो वेव्स को यूज करेंगे तो इस रेंज में एनएमआर आएगा और ईएसआर आएगा. ठीक है, एनएमआर एंड ईएसआर किस रेंज में आने वाला है? ये 1 मिनट आप लोग होल्ड करोगे ना. कहाँ थे हम लोग? रेडियो वेव्स.
अगर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, अगर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया गया है तो हमें NMR मिलेगा और ESR मिलेगा। सिंपली ये स्पिन को इंक्लूड करता है, ठीक है, रेडियो वेव्स स्पिन को इंक्लूड करता है, जिसमें मेनली न्यूक्लियर स्पिन इंक्लूड होता है। चूंकि इसकी एनर्जी लो है और वेवलेंथ हाई है तो ये न्यूक्लियस को स्पिन करा सकता है, ठीक है। NMR को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और ESR को इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसको इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहा जाता है, बट आप अभी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस याद रखो। तो रेडियो वेव्स के रेंज में, यानी जिसको जद में कहते हैं, इसके रेंज में क्या आएगा? तो NMR और ESR। नेक्स्ट हमारा होता है माइक्रोवेव। ओके, लाइन को आप कहीं लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि किसके बाद क्या आ रहा है। गामा एक्स यूवी इन माइक रेड। तो हमने रेडियो वेव कर लिया, बच गया माइक्रोवेव। जब बात करेंगे माइक्रोवेव्स की तो दिस इंक्लूड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है IR। ये IR क्या करता है? जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्लूड है, ये इलेक्ट्रॉन को रोटेट कर सकता है, ये स्पिन करा सकता है, स्पिन के बाद रोटेट करा सकता है। अब IR क्या करेगा? तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, सपोज कोई बॉन्ड में ना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वो स्ट्रेच कर सकता है, यानी कि उसको वो वाइब्रेट कर सकता है। तो IR क्या करेगा? स्ट्रेचिंग कर सकता है। स्ट्रेचिंग मतलब ये क्या इंक्लूड करेगा? वाइब्रेशन, दैट इज वाइब्रेशनल और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट, ये जो दो हैं विजिबल एंड यूवी, ये साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा यूवी एंड विजिबल होता है, दिस गिव्स योर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट बच गया हमारा एक्सरे। तो जो एक्सरेज होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा ब्रैग एंड ब्रैग इक्वेशन, जो डिफ्रैक्शन यानी कि क्रिस्टल के लेयर्स के बारे में बताती है, ठीक है। यानी कि ब्रैग एंड ब्रैग इक्वेशन आपने पहली बार कब पढ़ा होगा? +2 में पढ़ा होगा। जब आप सॉलिड स्टेट को डिटेल में पढ़ते हो तो वहाँ पे एक टॉपिक आती है ब्रैग एंड ब्रैग इक्वेशन, जिसको हम क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ते हैं। तो ब्रैग एंड ब्रैग इक्वेशन में बताया गया था क्रिस्टल के लेयर को अगर हम जानना चाह रहे हैं तो हमें एक्सरे को यूज करना है। यानी ये क्या देता है? XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन, क्रिस्टलोग्राफी, इन दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है। और हमारे लास्ट में एक्सरे भी हमने पढ़ लिया, अब बच गया गामा रेज, ठीक है। गामा रेज, गामा रेज से हम मोजेबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेलिंग हमसे नहीं होना चाहिए। मोजेबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी कौन सी हुई? एक्सरे। सबसे कम पावरफुल रेडियो वेव। एक बार फिर से इसको हम पढ़ लें। देखो, जो रेडियो वेव्स होंगी इसकी एनर्जी सबसे कम, एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये न्यूक्लियस
या इलेक्ट्रॉन को स्पिन करा सकते हैं, यानी कि प्लस हाफ या माइनस हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस हाफ माइनस हाफ का कंसेप्ट भी आपको बताया जाएगा कि कहाँ से प्लस हाफ और माइनस हाफ आते हैं। ठीक है, जो माइक्रोवेव होती है यानी हमारे रेडियो वेव में इंक्लूड हो गया EMR एंड ESR, यानी कि न्यूक्लियर का मैग्नेटिक रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन का स्पिन रेजोनेंस। माइक्रोवेव में हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रॉन को पूरा रोटेट कर सकता है। आयन में स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मेनली हमें पढ़ना होता है, यानी कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये इसको स्ट्रेच कर सकता है और स्ट्रेच करने के कारण कोई वैल्यू आएगी जिसको हम IR में ऑब्जर्व करते हैं। यूवी एंड विजिबल में हमको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। एक्सरेज की कैटेगरी में हमको XRD एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वगैरह इंक्लूड कर लेना है। और हमारे गामा रे में हमें पढ़ना है मोजाबर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व करना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, NMR, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड UV, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये हमें पता होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। ये सारा कुछ हम एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस कर रहे हैं। हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें पढ़ना है NMR, देन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फिर IR, फिर क्या पढ़ना है, IR से पहले क्या था, रोटेशनल, याद करो अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तीसरा में हमें क्या पढ़ना है, IR, चौथा हमें पढ़ना है UV विजिबल। ठीक है, यानी कि UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, पांचवा में क्या हो जाएगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और नेक्स्ट पढ़ना है हमें मोजाबर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देन रमन, जो हमारा IIT जैम है उसमें मेनली हमें पढ़ना है IR, NMR, UV, थोड़ा बहुत कंसेप्ट रमन का और जरा सा रोटेशनल। अगर आप रोटेशनल नहीं भी पढ़ोगे IIT जैम के लिए तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम ये कर ले कि ये किस रेंज में आया था, याद है आपको? NMR किस रेंज में आता है, रेडियो वेव। रोटेशनल किस रेंज में आता है, माइक्रोवेव। IR किस रेंज में आता है, IR में। UV किस रेंज में आता है, UV में। मास को किस में कर लेंगे, एक्सरे में, मास एक्सरे डिफ्रैक्शन। मोजेवर को किस में कर लेंगे, गामा रे में। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कहानी अलग है, वी विल डिस्कस दिस। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में वीडियो जल्दी डालने की कोशिश करूंगी, उसमें हम लोग NMR को शुरू करेंगे। ठीक है, और NMR में मेनली हमको पढ़ना क्या है, तो NMR में हमको पढ़ना है हाइड्रोजन के बारे में, कार्बन के बारे में, फ्लोरीन के बारे में मेनली। ठीक है, 1, 3, 13, कार्बन 13 और F31। ठीक है,
इतने के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। सॉरी नॉट एफ, इट्स P31, ठीक है। एफ भी पढ़ा जाता है, वी विल डिस्कस ऑल दिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड लक।